सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाई GR बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 और चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, यानी कि वज्र गुणा, जिसको कैंची गुणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैंची गुणा या तिरछा गुणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तिरछा गुणा। अब इसका सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल पे आएंगे। बेसिक में क्या कि जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें दो समीकरण दी हुई होगी। मान लो 2x + 4y = 8 और 3x - 2y = 12। इस प्रकार की दो इक्वेशन होगी, ठीक है, दो समीकरण होगी, ऐसे दे रखी। तो भाई इसको ऐसे लिखा जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में लिखा जाएगा a2x + b2y + c2 = 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 इस प्रकार से लिखी जाती है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि a1 क्या होता है कि x के जो आगे वाला जो चर होता है, मतलब जो गुणांक होता है, वो क्या है? यहाँ a1 है, यानी कि a1 बराबर कितना है? तो a1 बराबर यहाँ से 2 है, ठीक है। अगर a2 की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में क्या है? a2 बराबर 3 है, तो a2 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार b1, तो y के आगे जो गुणा में है पहले समीकरण में, वो हो जाएगा b1, यानी b1 कितना? प्लस का 4 है, ध्यान रहे, b1 प्लस का 4 है। और b2 क्या है? तो b2 माइनस का 2 है, यानी निशान सहित आपको लिखना, ठीक है। उसके बाद में c1 और c2 लिखने के लिए इस समीकरण के उधर है, बराबर के उधर है ये चर, ये अचर पद, तो इसको इधर लाना है। अगर यहाँ पे है, इधर ही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इधर लाना है। तो इधर कैसे लाएंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 4y, और ये जो 8 है वो इधर आएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 3x - 2y और -12 यानी -12, 3x - 2y -12 बराबर 0। ये ऐसे इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो c1 ये है और ये c2 है, ठीक है। तो c1 का मान कितना है? -8। c2 का मान कितना है? -12। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये इस प्रकार से निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये तो आप सीख के गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म की। तो उसमें 3 कंडीशन होती है। समीकरण युग्म की शर्तें, किसकी? इनके हल की शर्तें। तो कितनी शर्तें? 3 शर्तें हैं, ठीक है। इसमें पहली जो शर्त है उसमें है कि अद्वितीय हल होता है समीकरण का। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। एक है जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। उसके बाद में तीसरा है जिसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। ये 3 कैटेगरी है। अब इसमें a1 a2 इसके हिसाब से कैसे होगा? तो अद्वितीय हल की कैटेगरी में आता है कि a1/a2 यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब तीसरा भी बराबर नहीं होगा इसमें, और अधिकतर ये 2 लिखा आता तो भी कोई बात नहीं, बात एक ही है, तीनों बराबर नहीं है या ये दोनों बराबर नहीं है तो ठीक है ना, आगे का काम वैसे होगा नहीं। तो जिसके तीनों बराबर नहीं है, या a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं है, तो
तो उस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है कि केवल एक हल होगा। कितना? केवल एक हल होगा, ठीक है ना। और ऐसी रेखाएं हमेशा ग्राफ में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, मतलब काटेगी एक दूसरे को। ये रेखा है, ठीक है, एक बिंदु पर काटेगी। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसमें तीनों समान हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे? सॉरी, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों ही क्या होंगे? तीनों ही बराबर होंगे इस कंडीशन में। तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल में तीनों ही क्या होंगे? तीनों का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। और अनेक हल तो वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके वास्तव में अनेक हल होंगे। और ये रेखाएं और ये वाली रेखाएं तो होती है प्रतिच्छेदी, यानी काटती है। और ये वाली जो रेखाएं हैं वो संपत्ति होती है, एक के ऊपर एक चलती है, ठीक है, तो वो हमेशा ही काटती जाती है, तो हल भी अनेक होते हैं। कोई हल नहीं में इसमें क्या होगा कि पहले तो दोनों, याद रखने की ट्रिक ये है कि इसको ऐसे याद रखो, तीनों बराबर नहीं है, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, एक हल के बराबर एक भी नहीं, तीनों बराबर तो अनेक हल। और जो बीच के कंडीशन है वो आ जाएगी तीसरा, तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में उसका कोई भी हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? समांतर जाएगी, समांतर ऐसे जाएगी। तो जब ये एक दूसरे को काटेगी नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। तो ये था इसका बेसिक। अब बेसिक में और भी आगे सीखते हैं कि वज्र गुणन विधि में बेसिक क्या है। तो वज्र गुणन विधि का पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। तो वज्र गुणन विधि, इसका बेसिक कहता है कि आपको जब हल करे तब, जब सॉल्यूशन करे तब क्या करना है? x लिखना है, इधर y लिखना है और इधर 1 लिखना है। आप चाहो तो 1 की जगह अचर भी लिख सकते हैं। इन तीनों के बीच में बराबर का निशान लगा देना, लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस x के नीचे x वाले पद नहीं लिखना है, यानी ये वाला आगे वाला भाग नहीं लिखना है। तो कौन सा लिखना है? y वाला और अचर वाला लिखना है। तो इस वाले पद को इसके नीचे नहीं लिखेंगे, तो इस वाले पद को और इस वाले पद को इसके नीचे लिखेंगे। तो मैं पहले आपको इक्वेशन बताता हूँ। तो B1 और B2 लिखेंगे, यानी यहाँ B1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? B2। और यहाँ C1 और C2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? C1 और C2 लिखेंगे। y के नीचे y वाले पद नहीं लिखेंगे, तो y वाले पद कौन से? ये वाले, ये नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो ट्रिक ये है कि इसको एक बार वापस ऐसे कैसे लिख दो, C1 और C2 लिख दिया। अब y के नीचे y वाला नहीं लिखना, y वाला कौन से? B वाले पद है, तो कौन से लिखना है? कि सर A वाले लिखने पड़ेंगे फिर तो। लो भाई, आगे ट्रिक है, इसको वापस लिख लो, A1 और A2। अचर पद के नीचे अचर पद नहीं लिखेंगे, मतलब ये नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? कि सर ये A1 A2 तो आ ही गए, तो B1 B2 लिखेंगे। नहीं हो तो वापस यहाँ जो लिखा वो वापस लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आने के बाद में इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, ठीक है। अब x का x लिखेंगे बटा, यहाँ B1 को C2 से गुणा करेंगे तो B1 C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B1 C2। अब बीच में यहाँ ध्यान रहे माइनस आएगा और B2 C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B2 C1। यहाँ बीच में बराबर ये y, इसके नीचे C1 को A2 से गुणा करेंगे तो A2 C1। आप चाहो तो C1 A2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। माइनस, बीच में माइनस, अब इसको इससे गुणा करो तो A1 C2 हो जाएगा बराबर, यहाँ 1 लिखो, ये अचर है, और A1 B2 को गुणा करो, A1 B2 और माइनस A2 B1, A2 B1। ध्यान रहे ये बीच में माइनस है और ये माइनस आगे बताएंगे कैसे करना, पर ये इसका बेसिक है, ये फॉर्मूला B1 C2 माइनस B2 C1, ये बेसिक से याद रखना। सॉरी, क्या हो रहा है भाई? ये B1 है, ठीक है ना।
ये बेसिक सा फंडा निकल के आता है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। अब आगे बताता हूँ कि ये आता कैसे और करना कैसे है। देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं कि प्रश्नावली 3.5 का पहले का सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, लेकिन इसको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये अचर पद अपने को इधर चाहिए, ठीक है, इधर नहीं चाहिए, तो इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई, ये तो था ही था, ये प्लस 5 है, इधर आ जाएगा तो -5 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार ये 8 भी इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस 2y और -8 बराबर हो गया 0, और ये समीकरण नंबर कौन से बन गए, सेकंड बन गए। अभी अपने को यहाँ से लिखना a1 कितना है, a2 कितना है, ठीक है। फिर लिखेंगे b1 कितना है, b2 कितना है, फिर लिखेंगे c1 कितना है और c2 कितना है। तो ये देखो, ये तो है a1, तो 2 है, ये हो गया a2 यानी 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी b1 कितना 1 है, और ये कितना 2 है। ध्यान रहे आपको, निशान का ध्यान देना, यहाँ प्लस है इसलिए मैं आगे कुछ नहीं लगा रहा। यहाँ माइनस का 5 है और ये माइनस का 8 है, मैंने देखो माइनस आगे लगाया, आपको भी लगाना है, ठीक है। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो मैंने वहाँ क्या बताया था पहले कि सबसे पहले लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा y बराबर ये अचर पद, ऐसे होगा। तो x के नीचे मैंने बताया था क्या नहीं लिखना है, x वाले पद नहीं लिखना है, तो y और अचर वाले लिखना है। तो ये लिखो, तो इधर 1 लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा b1 लिखो, यहाँ b2 लिखो, यहाँ c1 लिखो, यहाँ c2 लिखो, लेकिन लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना है इसी तरह से, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, b1 c2 होगा ऐसे। लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका बेसिक वहाँ समझा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधे इसके पद लिख दूंगा। तो x के नीचे x वाले नहीं लिखेंगे, तो ये वाले और ये वाले लिखेंगे, यानी यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ -5 लिखेंगे और यहाँ -8 लिखेंगे। आगे चलते हैं, y के नीचे y वाले नहीं लिखना है, तो कौन सा लिखना है सर, एक बार तो यही वापस लिख ही देते हैं। y के नीचे y वाले नहीं लिखना है, ये y वाले, ठीक है ना, 1 और 2, तो क्या लिखना, 2 और 3 लिखना, ठीक है। इधर वापस इन दोनों को वापस लिख दो, 2 और 3, और अचर के नीचे अचर नहीं लिखना है, तो 2 और 3 तो लिख दिया, कौन सा लिखना है, 1 और 2 लिखना, ठीक है, वरना यहाँ से वापस वो वहाँ पे लिख लेना। इसके बाद में करेंगे तिरछा गुणा, ठीक है, ये कर देंगे तिरछा गुणा, ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं, यहाँ अब इनके बीच में बराबर, यहाँ लिखेंगे x, ये हो गया, ठीक। अब -8 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, -8। अब बीच में यहाँ माइनस आता ही है, वहाँ बताया मैंने, 2 को -5 से गुणा किया तो इसको कोष्टक में डाल देता हूँ, क्योंकि माइनस का 10 हो गया, 2 पंजे 10 और किसके, माइनस के। आगे चलते हैं, बराबर y, 5 को 3 से गुणा किया तो माइनस के हो गए 15, माइनस यहाँ आते ही है, और -8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 और किसके, माइनस के, बराबर यहाँ 1 2 दूनी 4, बीच में माइनस आता, 3 एकम 3, और मैंने 3 को कोष्टक में नहीं लिखा क्योंकि ये पहले से ही क्या है, या अंदर -1 है इसलिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे x, -8 तो है जैसे जैसे रहेगा, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 10 हो गया। यहाँ y हो जाएगा -15 है जैसे जैसे लिखेंगे, अब ये माइनस दोनों गुणा में है क्योंकि बीच में कोष्टक है, तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, बराबर 1, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, x, अब क्योंकि प्लस वाली में से माइनस वाली घटा नहीं है, तो 10 में से 8 जाता है, हाँ जाता है, ठीक है ना, तो 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। यहाँ पर भी प्लस वाली में से घटाओ, 16 में से 15 जाता है क्या, हाँ जाता है, तो प्लस का 1, और यहाँ 1/1। इतना समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं,
अब इसको क्या करना, एक्स वाले पद को एक वाला अचर, इस अचर पद के बराबर रखना, और एक बार वाई वाले को रखना ना। तो एक बार एक्स वाले पद को अचर के बराबर रखना, और एक बार किसको रखना है, वाई वाले पद को इसके बराबर रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर लो, इनको भी तिरछा गुणा कर, एक्स को 1 से गुणा कर लिया तो क्या हो गया, एक्स हो गया, और 2 को 1 से गुणा कर लिया क्या हो गया, 2 हो गया। वापस देख लीजिए, एक्स को 1 से गुणा किया एक्स, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, इधर कर लो। वाई को 1 से गुणा करो तो वाई एकम वाई, और 1 को 1 से गुणा कर लिया 1, तो एक्स का मान क्या हो गया 2, और वाई का क्या मान हो गया 1 हो गया। लेकिन इससे पहले उसने कहा है कि इसको देखना है कि अद्वितीय हल है या किस प्रकार का है, तो मैंने वो पहला नहीं किया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको यही करना, A1 A2 B2 वगैरह ये सब निकाले हुए, तो आपको देखो A1 बटा A2 कितना होता है, तो A1 बटा A2 कितना, 2 और बटा 3 है, तो ये तो हो गया 2 बटा 3 हो गए। चलो B1 बटा B2 देख लो, B1 बटा B2 ये पहले का है, आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। B1 बटा B2 कितना, तो 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2। C1 अपॉन C2 देख लो, तो ये क्या, -5 बटा -8 है, हालांकि माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या तीनों के अनुपात बराबर है, नहीं है, तो चूंकि A1 अपॉन A2 यानी A1 बटा A2 जो बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के, और ना ही बराबर है C1 बटा C2 के, अतः जो रैखिक समीकरण वो कैसे होंगे, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, कितना होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तीनों कंडीशन मैंने बता दी। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।